बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन और सामीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पिछली वीडियो के आखिर पे मैंने ये बात की थी कि बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि आखिर इन 2-3 माह में ऐसा क्या हुआ कि मुल्क डिफ़ॉल्ट करने का ख़तरा हमारे सर पर मंडलाने लगा। का ख़्याल ये है कि ऐसा सिर्फ़ इन 2-3 माह में नहीं हुआ, बल्कि पहले से कुछ ऐसा हुआ होगा जिसको छुपा के रखा गया होगा और फिर वो चीज़ें अब सामने आ रही हैं, तो इसलिए अब हमें लग रहा है कि हम डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे हैं। मैंने आपसे कहा था मैं इसके ऊपर अपनी गुज़ारिशात अर्ज़ करूँगा, जो कि इंशाल्लाह इस वीडियो के पहले हिस्से में होंगे। दूसरे और मुख्तसर हिस्से में मैं बात करने की कोशिश करूँगा प्राइवेटाइजेशन के हवाले से। तो नाज़रीन, डिफ़ॉल्ट के ऊपर बात करने से पहले मेरे ख़्याल में ये बेहतर होगा हम ये समझ लें कि मुल्क की मईशत किस तरह काम करती है। सादा और आसान अल्फाज में अगर मैं बात करूं तो मुल्क की मईशत चलती है एतमाद यानी ट्रस्ट के ऊपर। जब लोगों को ये एतमाद होता है कि इस मुल्क की मईशत आगे बढ़ रही है, आने वाला वक्त पहले माजी से बेहतर होगा, तो कारोबारी लोग अपने कारोबार को बढ़ाने के बारे में सोचते हैं। जो लोग मुख्तलिफ जगहों पे काम करके कारोबार करके पैसे कमा रहे होते हैं, वो अपने अखराजात प्लान करते हैं, मुख्तलिफ जगहों पे पैसे को खर्च करते हैं ताकि उससे अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर बनाया जा सके। इसी तरह जो यूनिवर्सिटी कॉलेज से फारिग तहसील तलबा और तालिबात मार्केट में आ रही होती हैं, वो अपनी जॉब्स के हवाले से सोचते हैं, अपने एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से सोचते हैं, स्टार्टअप्स के हवाले से सोचते हैं। ये सारी चीज़ें बेसिकली डिपेंड करती हैं कि आपको मुल्क की इकानमी के ऊपर कितना एतमाद है। जिस मुल्क की इकोनॉमी के ऊपर लोगों का ओवरऑल और दुनिया का ओवरऑल एतमाद ज़्यादा होगा, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स भी ज़्यादा आएंगी, वहाँ पे कारोबार भी ज़्यादा, नए कारोबार भी ज़्यादा खुलेंगे, वहाँ पे जॉब्स क्रिएशन भी होंगी और वो मुल्क तेज़ी से आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर इसके बरक्स किसी मुल्क की मईशत के ऊपर उस मुल्क के लोगों का या बैरूनी दुनिया का एतमाद नहीं है, तो वहाँ पर ये ट्रांजैक्शंस, ये मतलब इन्वेस्टमेंट्स, ये एक्सपेंशन, ये चीज़ें नहीं होंगी। अगरचे उसके ऊपर उसकी इकोनॉमी के साइज़ के एतबार से कर्ज़ों का बोझ कम हो, उसके जो खसारे हैं वो कम हो, लेकिन सिर्फ एतमाद के फुकदान की वजह से उस मुल्क की इकोनॉमी पीछे रह जाएगी। इस बात को एक छोटी सी मिसाल से समझा के आगे बढ़ता हूँ। आपने कहीं से काम करके 1000 रुपये कमाए, आपको लगता है कि कल को कोई मुझे बहुत बड़ी इमरजेंसी नहीं होने वाली, मेरे पास कल का, आने वाले हफ्ते का या आने वाले महीने के अखराजात को पूरा करने का वसाइल मौजूद हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप इस 1000 रुपये के साथ कहीं बाहर जाएं, किसी रेस्टोरेंट में, किसी फास्ट फूड में, वहाँ पे जाके खाना। अगर आप ऐसा करते हैं, आपका 1000 रुपये का बिल आया, आपने वो उसको पे किया, अब आपकी जेब से 1000 रुपये निकला, उस रेस्टोरेंट मालिक की जेब में चला गया। वो इस 1000 रुपये से कुछ पैसे बिजली के बिल के लिए रखेगा, कुछ रेस्टोरेंट के किराए के लिए रखेगा, कुछ पैसे वेटर को देगा, कुछ पैसे जहाँ से वो सब्ज़ी मंगवाता है, गोश्त मंगवाता है, ब्रेड मंगवाता है, आटा मंगवाता है, उनको देगा। फ़र्ज़ किया ये सारे काम करके उसके पास 500 रुपये बच गए। 500 रुपये उसने अपने जेब में डाले, वो घर चला गया। घर गया, उसने अपने बच्चे बच्चियों को के लिए मुख्तलिफ अशिया ली, उसके ऊपर उसने 500 रुपये लगा दिए। ये आपकी जेब से जो 1000 रुपया निकला, वो देखें कितने लोगों की जेबों में गया, और वो 1000 रुपया मुख्तलिफ हिस्सों में बट के मुख्तलिफ लोगों की जेबों में गर्दिश करता रहेगा, सारे लोग उससे मुस्तफीज होंगे। लेकिन अगर आपको ये ख़तरा हो कि कल या आगे एक हफ्ते बाद मेरे ऊपर कोई ऐसे अखराजात आने वाले हैं जिसका मुझे पता नहीं है, या आपको ये ख़तरा हो कि खुदा न खास्ता आपको नौकरी से ना निकाल दिया जाए, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप उस 1000 रुपये को अपनी सेविंग में डाल लेंगे, आराम से बचा लेंगे। जब आप वो 1000 रुपया बचा के रखेंगे, तो अब ना वो रेस्टोरेंट वाले के पास जा रहा है, ना वो वेटर के पास जा रहा है, ना वो जो रेस्टोरेंट की बिल्डिंग का मालिक है उसके पास जा रहा है। उन सब के पास जो पैसा ट्रांसफ़र हो रहा था, उनसे आगे उनके बच्चों को स्कूल ले जाने वाली वैन वगैरह वाले को ट्रांसफ़र हो रहा था। आगे इस तरह मुख्तलिफ जगहों पे कोई गाड़ी ले रहा है, कोई बच्चों के लिए खिलौने ले रहा है, कोई अपने घर के लिए चीज़ें ले रहा है। वहाँ तक उसका जो शेयर जा रहा था, उसका थोड़ा इम्पैक्ट हर जगह पे पड़ेगा, और जब उसका इम्पैक्ट हर जगह पे पड़ेगा, तो हर जगह थोड़ा सा इकोनॉमिक स्लो डाउन आएगा।
यही स्लो डाउन जब पूरे मुल्क की मईशत पे फैलता है तो इसको हम कहते हैं इकोनॉमिक रिसेशन। अब हुआ क्या, जब पिछली हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश की गई तो मईशत के अंदर एक अनसर्टेनिटी आ गई, गैर यकीनी की कैफियत। अब उस गैर यकीनी की कैफियत के साथ क्या हुआ, जब नई हुकूमत आई तो इन्होंने भी अपना कोई बहुत वाज़े प्लान नहीं बताया हुआ था कि हम आते ही ये करेंगे, जस्ट कुछ एब्स्ट्रैक्ट सी चीज़ें थी। मिसाल के तौर पे इन्होंने आते ही आईएमएफ के पास गए मिफ्ता इस्माइल साहब, और उसके फ़ौरन बाद इन्होंने अनाउंस कर दिया जी आईएमएफ से काम हो गया, डील डन हो गई, 6 अरब डॉलर से 8 अरब डॉलर का पैकेज हो गया और बेहतरीन। कुछ दिन मार्केट्स ने इस खबर पे यकीन किया, लेकिन एक आध दिन के बाद जब देखा कि आईएमएफ की तरफ से इसकी कोई प्रेस रिलीज़ जारी नहीं हो सकी तो वो एतमाद ख़त्म हो गया। इसी तरह ये आने से पहले कह रहे थे कि जी पेट्रोल की कीमतें और बिजली की कीमतें और बाकी चीज़ें की कीमतों को ना बढ़ाकर गवर्नमेंट जो साबका हुकूमत है इमरान खान साहब की, उसने गलत फैसले किए हैं जिससे मुल्क की मईशत को नुकसान हो रहा है। ठीक है, बात आपकी मान लेते हैं। आप आए, आपने भी वही काम किया, पहली समरी आपने नहीं बढ़ाया और उसके बाद आप सारे शुरू हो गए कि नहीं ये तो हम पुरानी हुकूमत हमें फंसा के चली गई है, ये बढ़ाना नुकसान, ना बढ़ाना नुकसानदेह है, बढ़ाना चाहिए था। अगली समरी आई, फिर आपने नहीं बढ़ाया, उससे अगली आई, फिर आपने नहीं बढ़ाया। पिछली हुकूमत ने अगर गलत किया था तो आप उसको ठीक करें, आप वो फैसला करें जो आपको लगता है कि ठीक है। यूं जब फैसला साजी बिल्कुल हो नहीं रही थी और बल्कि गलत बातें मार्केट के अंदर फैलाई जा रही थी, तो इससे जो हुकूमत के ऊपर और मईशत के ऊपर एतमाद था वो मुतज़लज़ल हो गया। जब वो एतमाद मुतज़लज़ल हुआ, सरमायाकार ने अपनी सरमायाकारी को रोक दिया। बैरून मुल्क से होने वाली सरमायाकारी आप देख लें, अप्रैल और मई के नंबर बहुत कम आए हैं। जून का नंबर बहुत शानदार आया है, लेकिन जितना वो बड़ा नंबर आ गया उसके ऊपर भी थोड़ा सा डाउट होना शुरू हो गया। इसी तरह आप एक्सपोर्ट्स के नंबर देख लें तो उसके अंदर भी आपको थोड़ा सा इम्पैक्ट नज़र आना शुरू हो गया और मुस्तकबिल में खदशा है कि ये इम्पैक्ट मज़ीद बढ़ेगा। इसी तरह चीन के साथ बातचीत चल रही थी। साबका हुकूमत तकरीबन 5 अरब डॉलर के करीब कुछ अमाउंट थी जो चीन को हमने पे करना था, वो साबका हुकूमत ने पे किया था, लेकिन चीन से ये बात हो गई थी कि आप हमें ये अमाउंट कुछ दिन बाद वापस कर देंगे ताकि हम अपने रिजर्व्स में रख सकें। चीन ने वो अमाउंट आपको नहीं दी। सऊदी अरब आप गए, टर्की आप गए, कुछ और ममालिक आप गए, वहाँ पे भी आपको पैसा नहीं मिला, जिसकी वजह से जो एतमाद था इकोनॉमी के ऊपर वो मज़ीद मुतज़लज़ल हो गया। जब ये मज़ीद एतमाद मुतज़लज़ल हुआ तो अब क्या हो रहा है, आपको अपनी इंपोर्ट्स की पेमेंट्स करनी पड़ रही हैं। आपकी जो एक्सपोर्ट अर्निंग है वो उतनी ज़बरदस्त मिक़दार में आपके पास नहीं आ रही है। साथ आप बात करते कुछ और हैं, जब काम करने का वक़्त होता है तो कुछ और करते हैं। दुनिया आप पे एतमाद करने को तैयार नहीं। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो इकोनॉमी के अंदर सरमाए की मुसलसल गर्दिश चल रही थी, वो कम हो गई। इस मौके से स्पेकुलेटर्स ने फ़ायदा उठाया। उन्होंने मार्केट से डॉलर उठाना शुरू कर दिया और कुछ लोगों का तो ये भी ख्याल है कि उसको बाहर पार्क किया गया, जिसकी वजह से आपके रुपए के ऊपर प्रेशर आया और रुपया मुसलसल गिरता रहा। अगली बड़ी बेवकूफ़ी, बदकिस्मती या जो भी आप इसे कह लें, वो क्या है कि स्टेट बैंक का गवर्नर नहीं अपॉइंट हुआ, जिसकी वजह से स्टेट बैंक की डिसीजंस इस सारे अमल को रोकने के लिए लेना जो उसकी ज़िम्मेदारी थी, वो नहीं ले सका। इसी तरह स्टेट बैंक का पॉलिसी बोर्ड जो है, उसके अंदर से तकरीबन गालबन 5 के करीब लोगों की उनकी तकरीबन मुद्दत पूरी होने वाली थी और उनकी अपॉइंटमेंट भी जो काफ़ी पहले हो जानी चाहिए थी, वो भी रुकी रही और बिल आखिर वो शायद कल या परसों उनकी अपॉइंटमेंट हुई। इन सारे कामों की वजह से स्टेट बैंक भी डिसीजन नहीं ले पा रहा। गवर्नमेंट की तरफ से भी हमें जो मेजर्स लेने चाहिए थे, जो इनके ख्याल में इन्हें लेने चाहिए थे, वो लेते-लेते इन्होंने तकरीबन 2 से 3 माह की ताख़ीर की। दूसरे मुल्कों से इमदाद इन्हें मिली नहीं, ठीक है। इस वजह से क्या हुआ कि जब ये पैसे की गर्दिश रुकी है 2-3 माह के लिए, तो इसने इकोनॉमी के ऊपर बहुत बुरा इम्पैक्ट डाला। इतना बुरा इम्पैक्ट डाला कि उसके बाद जो मेजर्स लिए गए, वो इस खदशे को कंट्रोल करने के बजाय इसको मज़ीद बढ़ाते गए। मिसाल के तौर पर जब ये पता लगा कि एलसीज़ नहीं खुल रही हैं या $1,00,000 से ऊपर की एलसी खुलवानी है तो आपको 1 हफ्ता लगेगा, तो ये भी एक मार्केट में सिग्नल था कि हमारे पास डॉलर्स कम होंगे और
इसी तरह हमारे जो वज़ीर साहब हैं, मेरा ख़्याल है तवानाई के शायद वज़ीर हैं, शायद खान अब्बासी साहब, उन्होंने कह दिया कि जी तेल मंगवाने के हमारे पास पैसे नहीं हैं तो लोड शेडिंग करना पड़ेगी हमें, तो 1 घंटे के लोड शेडिंग से इतने डॉलर बचेंगे, तो ये करेंगे, वो करेंगे। ये भी एक मार्केट को सिग्नल मिल गया कि आप वीक हैं, आप कमज़ोर हैं, आपके पास कुछ नहीं है। तो इससे जो आपका स्पेकुलेटर का तबका था, खदशा है कि जिसके अंदर कुछ बैंक्स भी शायद इन्वॉल्व हो, उन्होंने इससे फ़ायदा उठाया और उनके फ़ायदे को जो रोकने वाला इदारा था, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, वो बदकिस्मती से डिसफंक्शनल हो चुका था। जल्दी पर तेल का काम किया नून लीग की पुरानी लेगेसी ने कि ये हमेशा से एक्सपोर्ट्स के खिलाफ रही है। तो एक्सपोर्टर जिनको पिछले 2-3 सालों में बहुत मुराहत मिली और उन्होंने अच्छा कमबैक करके दिखाया इंटरनेशनल मार्केट में, वो डर गए। वहाँ पे भी यही मसला हुआ, फिर ट्रांजैक्शंस रुकी, इंपोर्ट बिल आपका पहले ही था, एक्सपोर्ट बिल आपका और रुक गया और प्रॉब्लम्स, मसले मसाइल शुरू हो गए। मजीद आखिरी इसके ऊपर यह हुआ कि शुरू से इस गवर्नमेंट के बारे में किसी को ये तसल्ली नहीं थी कि ये कितना अरसा काम करेगी, आया ये 1-2 माह काम करेंगे, 6 माह काम करेंगे, मुद्दत पूरी करेंगे या क्या करेंगे, इसके ऊपर मुकम्मल अनसर्टेनिटी थी। तो हर सरमायाकार को, हर इन्वेस्टर को ये खदशा हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि हम कुछ सरमायाकारी करें और आने वाली हुकूमत उस पॉलिसी को बदल दे। बेहतर ये है कि हम इंतज़ार करते हैं, देखते हैं, जब कोई स्टेबल गवर्नमेंट आएगी तब हम देखेंगे वो क्या पॉलिसीज़ लेके आते हैं, किन सेक्टर्स को इनकरेज करते हैं, अगर उन सेक्टर में हमारा सरमायाकारी का कुछ मूड हुआ तो ज़रूर करेंगे। यूँ ये तमाम फैक्टर्स ने मिल के एक ऐसा माहौल बनाया जिसमें हम पिछले 3 से 4 माह में मुसलसल पस्ती की तरफ लुढ़कते जा रहे हैं। ताज़ा तरीन ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट ये बताती है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के ख़तरे से 2-4 ममालिक में चौथे नंबर पर है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि असल में तो हम डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं, सिर्फ हम अनाउंस नहीं कर रहे। आईएमएफ ने भी पहले तो डील डन करने पे बहुत ज़्यादा टाइम लगाया और उसके अंदर भी एक मसला तो बिजली पेट्रोल की कीमतों का था, उसको खैर बताया जा सकता था क्योंकि हमने अपने पिछले साल के जो टैक्स टारगेट्स थे, जो आईएमएफ ने रिवाइज करा के ऊपर करवाए थे, हमने वो भी अचीव किए बगैर पेट्रोलियम लेवी लिए, बगैर पेट्रोल के ऊपर सेल टैक्स लिए, बहुत मामूली से हमने उस मद में रकम इकट्ठी की। तो आईएमएफ को ये बात की जा सकती थी, लेकिन हमने आईएमएफ के सामने जो अपने करंट अकाउंट डेफिसिट के फिगर दिए, जो और फिस्कल अकाउंट डेफिसिट के फिगर दिए इस गवर्नमेंट ने आते ही, वो इतने ज़्यादा एग्जेजरेटेड थे कि उसकी वजह से मईशत की इन्होंने नेगेटिव पिक्चर इतनी ज़्यादा बना दी कि आईएमएफ भी अपने पैकेज के ऊपर बहुत सख्त हो गया। और अब आईएमएफ की तरफ से एक हैरान-कुन शर्त ये आ गई है कि पहले आप सऊदी अरब से गारंटी लेके दें कि वो हमारे पैकेज के बाद आपको $4 अरब ज़रूर दे देगा। सऊदी अरब ये कहता है कि आप पहले आईएमएफ से पैकेज लें, फिर हम आपको ये पैसे देंगे। तो बुनियादी तौर पर एतमाद का फुकदान है और वो फुकदान क्यों है? उसकी वजह सियासी भी है, उसकी वजह कुछ इनके अपने फैसले भी हैं। इस तमाम सूरत-ए-हाल से निकलने का क्या रास्ता है? मेरे ख्याल में इस तमाम सूरत-ए-हाल से निकलने का एक ही रास्ता है और वो है फौरी तौर पर नए इलेक्शंस कराए जाएँ। क्या नए इलेक्शंस मुआशी इस्तेहकाम की गारंटी है? नहीं। गारंटी इस सूरत में है अगर नए इलेक्शंस की सूरत में किसी एक पार्टी की कम अज़ कम सिंपल मेजॉरिटी आए, ताकि दुनिया को ये सिग्नल जाए कि अब के ये जो हुकूमत है ये मजबूत है, ये अपने 5 साल पूरे करेगी। अगर नए इलेक्शन के रिजल्ट में भी ऐसी हंग सी पार्लियामेंट आ जाए जिसमें 3-4-5 जमातों को मिला के इत्तेहादी हुकूमत बनानी पड़ जाए, तो अब पूरी दुनिया को पता लग गया है कि इस मुल्क में इत्तेहादी हुकूमतें नहीं चल सकती। क्यों? आपको भी बहुत अच्छी तरह पता है कि इत्तेहादी किन के इशारों पर इकट्ठे होते हैं और किन के इशारों पर अलग हो जाते हैं। मुझे भी पता है और दुनिया को भी पता है। तो अब हम बात करते हैं दूसरे पार्ट पे, जो है प्राइवेटाइजेशन। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का प्राइवेटाइजेशन के हवाले से हमेशा ये मौक़िफ़ रहा है कि सरकारी इदारों को प्राइवेटाइज किया जाए। एक अच्छी बात यह है कि क्लैरिटी है इस मौक़िफ़ में। दूसरी अच्छी बात यह है कि ये मौक़िफ़ भी बुनियादी तौर पर ठीक है। पिछले दिनों गवर्नमेंट ने एक नया ये फैसला किया जिसे कानूनी शक्ल दी गई कि एक कमीशन बना के फौरी तौर पे कुछ एसेट्स को प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा, बेच दिया जाएगा और उस पूरे प्रोसेस को अदालत में या किसी भी जगह पे चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। देखें, ये चीज़ें आपके अमल को मशकूक बना देती हैं।
اس طرح آپ کریں گے تو آپ بے شک بھلے پوری ایمانداری سے پرائیویٹائزیشن کیوں نہ کریں، لیکن اس کے اوپر سوال کھڑے ہوں گے، اگین اعتماد کا فقدان پیدا ہوگا۔ اس سلسلے میں بہتر میرے خیال میں یہ ہے کہ آپ کچھ پرائیویٹ سیکٹر سے ماہرین کو لیں اور ان کی ایک کمیٹی بنا دیں، ایسے ماہرین جن کی کسی خاص پارٹی کے ساتھ پولیٹیکل ایفیلیشن نہ ہو اور جو اپنی فیلڈ کے ایکسپرٹس بھی ہوں، جو مرجر کے، سیلز کے، پرائیویٹائزیشن کے، ان چیزوں کے اندر ان کا ایک اچھا گلوبل ایکسپیرینس ہو۔ وہ ماہرین کی کمیٹی تمام سیاسی جماعتوں سے مشاورت کرے اور اس کے بعد وہ اداروں کی لسٹنگ کرے اور اداروں کے لسٹنگ کر کے پرائیویٹائزیشن کے اوپر فیصلے کرے، اور اس کے لیے انہیں 2 سے 3 ماہ کا آپ وقت دے دیں تاکہ وہ فوری طور پر یہ سارا کام کریں، بلکہ اس سے بھی آپ بے شک کم وقت دے دیں لیکن ایک ٹائم باؤنڈ کر دیں۔ پھر وہ کمیٹی اس پرائیویٹائزیشن کے پورے معاملے کو بڈ لینی ہے، اپروو کرنا ہے، ٹرانزیکشن ڈن کرنی ہے، وہ ساری وہ کمیٹی کرے اور اس کو ایک کانسٹیٹیوشنل کور آتے تھے، لیکن وہ ماہرین اے پولیٹیکل ہوں اور وہ ماہرین ہوں۔ آپ ایسا کریں گے یقیناً اس سے اعتماد میں اضافہ ہوگا، یقیناً اس پہ انگلیاں کم اٹھیں گی۔ مرچ مسالہ تو لگایا ہی جائے گا، جو کہ بدقسمتی سے اس ملک میں بہت لگایا جاتا ہے، لیکن حقیقی طور پہ اس میں سے کوئی سبسٹینشل نیگیٹو چیز نکالنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ جس طرح سے ابھی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ تو پھر وہی ہے جیسے پہلے ہی پرسپشن اس حوالے سے بڑی خراب ہے، مزید خراب ہو جائے گی۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔